नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट जनगणना से जुड़ा है हमारा आज का सवाल। इस प्रोग्राम में हम जो सवाल आपसे आज पूछ रहे हैं इस प्रोग्राम में बहुत सीधा है कि क्या जनगणना जो हो रही है उसके जरिए जो जानकारी हासिल करने की जरूरत है सरकार को, क्या वो इस जनगणना के जरिए मिल पाएगी। देखते हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में आप लोगों की क्या ओपिनियन है, क्या राय है, और अगर वो बदलती है इस प्रोग्राम के दौरान बहुत खास हमारा पैनल होगा और उसको आप रोज की तरह सुनिएगा। 71% ये मानते हैं कि हाँ मिल पाएगी सरकार को, गवर्नमेंट को सही जानकारी, और 29% इस बात से इनकार करते हैं। एक बहुत खास पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ प्रोफेसर आशीष बोस साहब मौजूद है। प्रोफेसर आशीष बोस एक डेमोग्राफर है और सबसे बेहतर वो ही समझा सकते हैं कि क्या ये जो एक्सरसाइज है सेंसस की, इससे सरकार जो चाहती है क्या वो हासिल कर पाएगी। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में यहां पर रामचंद्र दबा साहब मौजूद हैं। वो जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ के, और उन्होंने जो सेंसस हो रही है उसका तरीका क्या है उसको लेकर उन्होंने एक मुकदमा दायर किया, एक मुकदमा दर्ज किया, और उनसे हम पूछेंगे कि उनको आखिरकार इससे प्रॉब्लम्स, इसमें रुकावटें क्या नजर आती हैं। और मेरे साथ इनायत अहमद साहब मौजूद हैं जो जनगणना के कोऑर्डिनेटर हैं भोपाल में। जो जमीन पर, जो जमीनी हकीकत है वहां पर इस तरह के सेंसस को करने में क्या दिक्कत होती है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। रामचंद्र दबा जी, बहुत जल्दी से एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि जो आपने केस फाइल किया है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आपको जो ये सेंसस हो रहा है उसमें क्या नजर आती है? जी, सबसे अधिक परेशानी इस बात की आ रही है कि लोगों के पास जागृति नहीं है कि सेंसस में क्या फायदा होने वाला है। हाँ, लोग समझते नहीं कि उनको क्या फायदा होता है। इसकी गंभीरता को नहीं समझते। हाँ, और वो पूरा कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, आंकड़ों को छुपा भी रहे हैं। और हमारे जो शिक्षक लोग जा रहे हैं उनसे बदतमीजी भी कर रहे हैं। यहां तक भी कि आप सुबह आइए, शाम को आइए, कल आइए, परसों आइए, एक एक घर में जाने के लिए एक एक घर को कवर करके 10-10 बार तक हमारे अध्यापकों को जाना पड़ रहा है। जी, तो बाकी लोगों को ये खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उनके लिए कितनी अहमियत की ये एक्सरसाइज है। जो मिडिल क्लास है वो तो इसकी अहमियत को समझता है। हाँ, जो लोअर क्लास है उसके बारे में कुछ जानते नहीं, ना इसकी अहमियत को जानते हैं। और जो अपर क्लास है वो वो जानती है लेकिन कोऑपरेट नहीं कर रही। वो नहीं चाहते कि घर पे कोई आके बैल बजाए, नौकर से मना करवा देंगे, घर पे कोई नहीं है, साहब नहीं है, कल आना, ये आना, वो आना। और वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। वो बिल्कुल कोऑपरेट। प्रोफेसर आशीष बोस, जो बात इन्होंने रखी, अगर हम उसके बारे में सोचे कि लोगों को जानकारी नहीं है, पहली बात, जिन्हें जानकारी नहीं है वो इंटरेस्टेड नहीं है, और तीसरी बात कि आप जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए, ये 3 समस्याएं इन्होंने रखी हैं जनगणना सेंसस के बारे में। आपका क्या कहना है सर? नहीं, ये गलत ख्याल है। देखिए, ये जनगणना सन 51 से भारत में पार्टीशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई। तभी पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे एंड ही वांटेड कास्टलेस सोसाइटी। अब उन्होंने काट दिया सेंसस। आर्य गोपाल स्वामी सेंसस कमिश्नर ने जानबूझ के कास्ट वाला क्वेश्चन सवाल उड़ा दिया। 1961 में भी अशोक मित्रा सेंसस कमिश्नर थे, उन्होंने क्वेश्चन काट दिया। तब से हर 10 साल सेंसस हो रहा। ये 6वां सेंसस हुआ 2001 साल में। किसी सेंसस में कास्ट के बारे में नहीं पूछा गया। अभी इनको क्या मुसीबत है इस सरकार को कि कास्ट का मुद्दा उछाल दे, ये कीचड़ उछालना है। अब तो ये हो गया बैकवर्ड क्लास। फिर आएगा मामला एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लास। फिर आएगा कोटा माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स। तो इसका कोई अंत नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत ख्याल है। देश के सामने मुद्दा जो आम आदमी के लिए है, महंगाई का है। ये छोड़ के अभी हम लोग इंक्लूडिंग रेडियो, टेलीविजन, अखबार, सब पीछे पड़ गए जातिवाद के पीछे। तो इसमें से देश का भला नहीं होने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। प्रोफेसर आशीष बोस साहब का कह रहे हैं कि इससे कोई देश का भला नहीं होने पा रहा। जो एक्सरसाइज चल रही है सेंसस
कि उसकी क्या मुश्किलें हैं, उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसकी ये ग्राउंड रिपोर्ट। भारत की जनगणना शुरू हो गई है। हर 10 साल बाद जनगणना का काम शुरू होता है। इन आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं, कार्यक्रम बनाए जाते हैं ताकि लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। लेकिन ये आंकड़े कितने सही होते हैं, जरा एक वानगी ये भी देख लीजिए। आपका नाम क्या है? लीलाबाई। नहीं, आपके पति का नाम क्या है? देवबा। क्या नाम है पति का, बताओ। आपका देवबा। क्या नाम क्यों नहीं बता रहे? पता ही तो क्या? क्या नाम है, बोलो जोर से। देवबा। अच्छा, और आपका नाम क्या है? लीलाबाई। आपके पति की उम्र क्या है? कहीं मालूम हमारे। देवीलाल जी की उम्र कितनी है भाई? 50 साल की। 50 साल की। हाँ। अच्छा, ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? 30 साल की। और भी नहीं, आपके पति देव की उम्र 50 साल की और आपकी उम्र 30 साल की है, तो 20 साल का अंतर थोड़ी होता है। 35 साल की उम्र है। अच्छा, मतलब आपकी उम्र होगी 40 वर्ष की। हाँ, 40 वर्ष की। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके बड़े बेटे की उम्र, आपके बड़े बेटे का नाम क्या है? आत्माराम। आत्माराम की शादी हो गई? होगी। उनके कितने बेटे हैं? एक ही। अच्छा, आत्माराम की उम्र कितनी है? की उम्र होगा 30-40 हो जाएगा। 30-40 साल में। 30-40 साल कैसे होगी आपकी उम्र? तो आपकी उम्र 40 साल है, तो आपका बेटा 40 साल की उम्र का कैसे होगा? कहाँ आपका बड़ा बेटा कहाँ है? ये ला, उनको लेके आओ। इतना ही नहीं, लीला ने तो टूटा फूटा जवाब भी दे दिया और इन साहब ने अपने हिसाब से लोगों से पूछकर उनके बारे में जानकारी दर्ज भी कर ली। लेकिन जब बारी कमला की आई तो उसे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहती है, और ससुर और पति का नाम जुबान पर लाना तो परंपरा को तोड़ देने जैसा है। भला वो कैसे बता पाती? आप कहाँ रहते हैं? आपके राज्य का नाम याद है? आपके राज्य का नाम बताओ। काय का राज्य?